नमस्कार। कभी ये सोचा है कि बाजार रोज ऊपर नीचे होता है, उसकी चिंता किए बिना हर महीने बस थोड़ी थोड़ी रकम जोड़कर कैसे एक मतलब ठीक ठाक पैसा बनाया जा सकता है? हाँ, ये सवाल तो बहुत लोगों के मन में आता है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। एक तरीका है जिसे कहते हैं SIP, यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। समझेंगे कि ये है क्या, कैसे काम करता है, कितना पैसा बन सकता है इससे, और कोई शुरू कैसे करे। बिल्कुल। हमारी जानकारी एक ऐसे सोर्स से है जो पर्सनल फाइनेंस को आसान बनाने पर ही जोर देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और देखिए, SIP जैसे जो ये साधन है ना, ये अनुशासित निवेश के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। खासकर उनके लिए जो अभी निवेश की दुनिया में नए नए आए हैं या फिर एक नियमित तरीका चाहते हैं। अच्छा, तो फिर शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। ये SIP ये है क्या आखिर? नाम तो सुना है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब आसान भाषा में। देखिए, ये म्यूचुअल फंड में निवेश करने का एक तरीका है बस। इसमें आप तय करते हैं कि एक निश्चित रकम, मान लीजिए हर महीने, आपके बैंक खाते से कटकर आपके चुने हुए म्यूचुअल फंड में लग जाए। अच्छा, जैसे बैंक में RD होती है, रिकरिंग डिपॉजिट। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। बस फर्क ये है कि पैसा बैंक की ID में नहीं बल्कि म्यूचुअल फंड में जा रहा है, और म्यूचुअल फंड बाजार से जोड़ा होता है। मतलब रिस्क भी है। हाँ, रिस्क तो है, क्योंकि बाजार ऊपर नीचे होता है, लेकिन लंबी अवधि में, मतलब कई सालों में, अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना भी बैंक RD से ज्यादा होती है। आपको बस ये चुनना है कि कौन से फंड में पैसा लगाना है, कितनी रकम लगानी है और महीने की किस तारीख को पैसा कटे। बाकी सब ऑटोमेटिक होता है। और यहीं इसका जो सिस्टमैटिक यानी व्यवस्थित वाला पहलू है ना, वो बहुत काम का है। कैसे? क्योंकि ये निवेश के फैसलों से आपकी भावनाओं को, मतलब डर और लालच को, काफी हद तक दूर कर देता है। हाँ। होता क्या है ना, बाजार जब बहुत गिरता है तो डर लगता है, जब बहुत चढ़ता है तो लालच आता है। हाँ। बिल्कुल। SIP में ये सब सोचने की जरूरत नहीं। आपकी किस्त तो जानी ही जानी है, चाहे बाजार तेज हो या मंदा। ये एक तरह का अनुशासन ले आता है निवेश में। सही कहा। और इसी अनुशासन से जुड़ा है इसका एक बड़ा फायदा जिसके बारे में काफी बात होती है, रुपया कॉस्ट एवरेजिंग। ये क्या चीज है? हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जब बाजार गिरता है तो म्यूचुअल फंड की यूनिट्स सस्ती हो जाती है ना। हाँ। तो आपकी जो तय रकम है, मान लीजिए 5,000 रुपए महीना, उस 5,000 रुपए में आपको ज्यादा यूनिट्स मिल जाती हैं। अच्छा। और जब बाजार चढ़ा होता है, यूनिट्स महंगी होती है, तो उसी 5,000 रुपए में कम यूनिट्स मिलती हैं। ठीक है। तो लंबे समय में क्या होता है, आपकी हर यूनिट खरीदने की जो औसत कीमत है वो कम हो जाती है। इसे ही कहते हैं रुपया कॉस्ट एवरेजिंग। मतलब महंगा होने पर कम खरीदा, सस्ता होने पर ज्यादा, एवरेज ठीक हो गया। बिल्कुल। इससे वो रिस्क कम हो जाता है कि कहीं आपने सारा पैसा एक साथ तब न लगा दिया हो जब बाजार बिल्कुल टॉप पर था। ये बाजार की टाइमिंग के झंझट से बचाता है। हाँ, ये टाइमिंग का खेल तो बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल। और SIP इस मुश्किल को आसान कर देता है। ये गिरावट को आपके लिए एक अवसर बना देता है, बजाय डरने के। ये तो हुआ पहला फायदा। जी। दूसरा आपने कहा अनुशासन और सुविधा। जी, जैसा मैंने कहा, ये ऑटोमेटिक है। हर महीने पैसा कट जाता है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं, सोचना नहीं। निवेश एक आदत बन जाती है। जैसे कोई बिल भरना। हाँ, ये तो है, वरना अक्सर टल जाता है कि अगले महीने करेंगे। बिल्कुल। और ये उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है जो सोचते हैं कि अरे, हमारे पास निवेश के लिए हजारों लाखों रुपए कहाँ हैं। SIP से आप 500 रुपए या 1,000 रुपए महीने से भी शुरू कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, जरूरी ये नहीं कि रकम कितनी बड़ी है, जरूरी ये है कि आप नियमित हैं और लंबे समय तक टिके रहते हैं। बूंद बूंद से सागर बनता है, ये वही हिसाब है। सही। और तीसरा फायदा जो शायद सबसे दमदार है, कंपाउंडिंग, चक्रवृद्धि ब्याज जिसे कहते थे स्कूल में। हाँ, ये तो निवेश का जादू है, समझिए। ये कैसे काम करता है? हाँ। इसका मतलब है कि जो पैसा आपने लगाया, उस पर जो मुनाफा हुआ, अगले साल या अगली अवधि में वो मुनाफा भी आपके मूल निवेश में जुड़ जाता है, और फिर उस बढ़ी हुई पूरी रकम पर मुनाफा मिलता है। मतलब आपकी कमाई भी आपके लिए कमाना शुरू कर देती है। ओहो, कमाई पे कमाई। जी। और ये कंपाउंडिंग का असर तब सबसे ज्यादा दिखता है जब आप इसे काम करने के लिए लंबा समय देते हैं। मतलब जल्दी शुरू करना फायदेमंद है। बहुत ज्यादा। जितनी जल्दी आप शुरू करेंगे, कंपाउंडिंग को उतना ज्यादा समय मिलेगा अपना जादू दिखाने का। शुरुआत के कुछ साल शायद असर कम दिखे, लेकिन 10, 15, 20 साल में जो फर्क आता है वो जबरदस्त होता है। कुछ साल की देरी भी, खासकर जब आप युवा हैं,
आपके रिटायरमेंट फंड में लाखों का अंतर ला सकती है। बाप रे। तो ये 3 मुख्य फायदे हुए, रुपया कॉस्ट एवरेजिंग, अनुशासन और सुविधा, और कंपाउंडिंग की ताकत। जी बिल्कुल। अच्छा, तो क्या ये एसआईपी सब एक जैसे ही होते हैं या इनमें भी कुछ अलग-अलग तरह के होते हैं? नहीं, कुछ प्रकार होते हैं जो निवेशक अपनी जरूरत के हिसाब से देख सकते हैं। बताइए जरा। सबसे आम तो है रेगुलर एसआईपी। जैसा नाम से ही जाहिर है, हर महीने या जो भी अवधि चुने एक फिक्स्ड रकम कटती रहती है। ठीक है, ये तो स्टैंडर्ड हो गया। फिर एक होता है टॉप अप एसआईपी। इसे स्टेप अप एसआईपी भी कहते हैं। इसमें आपको ये सुविधा मिलती है कि आप हर साल अपनी एसआईपी की रकम को थोड़ा बढ़ा सकें। अच्छा, जैसे? मान लीजिए आपकी सैलरी बढ़ी तो आप तय कर सकते हैं कि हर साल आपकी एसआईपी 10% या 500 रुपये बढ़ जाए। अरे वाह, ये तो बढ़िया है। कमाई बढ़े तो निवेश भी बढ़े। बिल्कुल, ये बहुत काम की चीज है महंगाई को मात देने के लिए भी। फिर एक होती है फ्लेक्सिबल एसआईपी। इसमें आप जरूरत पड़ने पर, मतलब अगर कभी कैश की कमी है तो किस्त कम कर सकते हैं या जब ज्यादा पैसा हो तो बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये सुविधा हर फंड हाउस नहीं देता। ये थोड़ी कम आम होगी शायद। हाँ, और एक और होती है ट्रिगर एसआईपी। ये थोड़ी एडवांस्ड है। इसमें एसआईपी तब शुरू होती है जब बाजार की कोई खास कंडीशन पूरी हो, जैसे इंडेक्स एक खास लेवल पर आ जाए। ये ज्यादातर अनुभवी लोग इस्तेमाल करते हैं। समझ गया। तो आम निवेशक के लिए रेगुलर और टॉपअप ज्यादा काम के हैं। हाँ बिल्कुल, रेगुलर सबसे आसान है शुरू करने के लिए, और टॉपअप एसआईपी मैं कहूंगी कि बहुत जरूरी है लंबी अवधि के लक्ष्यों के लिए। अगर आप हर साल निवेश नहीं बढ़ाएंगे तो महंगाई आपकी बचत की कीमत कम करती जाएगी। टॉपअप उसे बैलेंस करने में मदद करता है। ये बात तो बिल्कुल ध्यान में रखनी चाहिए। अच्छा, अब जरा नंबरों की बात करें। एक उदाहरण लेते हैं कि ये कंपाउंडिंग वगैरह से असल में फर्क कितना पड़ता है। हाँ, उदाहरण से बात ज्यादा साफ होती है। मान लेते हैं कोई है जो हर महीने 5,000 रुपए की एसआईपी शुरू करता है और वो इसे 10 साल तक चलाता है, और हम अंदाजा लगाते हैं कि उसे औसतन मान लीजिए 12% सालाना रिटर्न मिलता है। ठीक है, 5,000 रुपये महीना 10 साल के लिए 12% अनुमानित रिटर्न पर। हाँ, तो 10 साल में उसने कुल कितना पैसा लगाया? 5,000 गुणा 12 महीने गुणा 10 साल, ये हुआ 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए का कुल निवेश, ठीक है। हाँ, अब अगर इस पर औसतन 12% का रिटर्न मिला तो हिसाब किताब लगाकर, जो ऑनलाइन कैलकुलेटर्स आसानी से कर देते हैं, 10 साल बाद ये रकम बढ़कर लगभग 11.5 लाख हो जाती है। 11,50,000 के करीब। मतलब लगाया 6 लाख और वो बन गया 11.5 लाख। यानी निवेश पर लगभग 5.5 लाख रुपए का मुनाफा। हाँ, ये है कंपाउंडिंग का कमाल। और जैसा आपने कहा, शुरू में शायद धीरे बढ़ता है, लेकिन आखिरी सालों में रफ्तार तेज हो जाती है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात हमें याद रखनी चाहिए। क्या? ये जो 12% रिटर्न हमने माना है, ये सिर्फ एक अनुमान है, गारंटी नहीं है। हाँ, ये तो है। असली रिटर्न बाजार कैसा चलता है उस पर निर्भर करेगा। हो सकता है 10% मिले, हो सकता है 14% मिले, या कुछ और। इक्विटी बाजार में उतार चढ़ाव होता ही है, ये पक्का है। ये उदाहरण सिर्फ ये समझाने के लिए है कि लंबे समय तक टिके रहने और नियमित निवेश करने में कितनी ताकत है। सही बात है। तो गारंटी नहीं है, लेकिन संभावना है। जी, और यही सवाल आता है कि ये जो अनुमानित रिटर्न है और जो असलियत का जोखिम है, इसके बीच निवेशक कैसे संतुलन बनाए। बिल्कुल सही सवाल। और शायद इसका जवाब इस बात में है कि एसआईपी किस तरह के लक्ष्यों के लिए ठीक है। हर लक्ष्य के लिए तो नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कौन से वित्तीय लक्ष्यों के लिए एसआईपी ज्यादा काम आता है? देखिए, आमतौर पर एसआईपी को मध्यम से लंबी अवधि के लक्ष्यों के लिए ज्यादा बेहतर माना जाता है। मतलब ऐसे लक्ष्य जो कम से कम 5 साल या बेहतर हो 7, 10, 15 साल दूर हो। जैसे रिटायरमेंट के लिए पैसा जमा करना, बच्चों की कॉलेज की पढ़ाई का फंड बनाना, या शायद 8-10 साल बाद घर खरीदने के लिए डाउन पेमेंट जुगाड़ करना। इन सब में समय होता है तो बाजार के उतार चढ़ाव का असर कम हो जाता है और कंपाउंडिंग को भी काम करने का मौका मिलता है। और कम अवधि के लक्ष्य, मान लीजिए मुझे 1-2 साल में ही पैसे चाहिए, तो फिर शायद इक्विटी एसआईपी सबसे अच्छा विकल्प न हो, क्योंकि 1-2 साल बहुत कम समय होता है इक्विटी बाजार के लिए। हो सकता है जब आपको पैसे की जरूरत पड़े तब बाजार गिरा हुआ हो और आपको नुकसान में पैसा निकालना पड़े। हाँ, ये रिस्क तो है। तो ऐसे छोटे लक्ष्यों के लिए बैंक एफडी है या फिर लिक्विड फंड्स है, डेट फंड्स की कुछ कैटेगरी हैं जो ज्यादा सुरक्षित माने जाते हैं। जरूरी ये है कि आप अपने लक्ष्य की समय सीमा और अपनी जोखिम लेने की क्षमता के हिसाब से निवेश चुनें। मतलब लक्ष्य और निवेश का तालमेल जरूरी है। बिल्कुल। लंबी अवधि के लिए इक्विटी एसआईपी ठीक है,
क्योंकि तब आप बाजार के उतार चढ़ाव को झेल सकते हैं, बल्कि रुपया कॉस्ट एवरेजिंग से उसका फायदा भी उठा सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए किसी ने तय कर लिया है कि हाँ मेरा लक्ष्य 10 साल दूर है, मैं एसआईपी करूंगा। अब अगला बड़ा सवाल, हजारों म्यूचुअल फंड स्कीमें हैं, सही वाली कैसे चुनें? हाँ, ये एक अहम पड़ाव है और यहाँ थोड़ी रिसर्च, थोड़ी समझदारी दिखानी पड़ती है। क्या देखना चाहिए? सबसे पहले जैसा हमने कहा, अपना लक्ष्य और समय सीमा तय करें। उसी से आपकी रिस्क प्रोफाइल तय होगी कि आप कितना जोखिम उठा सकते हैं। ठीक है। फिर फंड का प्रकार चुनें। अगर लक्ष्य लंबा है, 5 साल से ज्यादा, और आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, तो इक्विटी फंड देखें। इक्विटी में भी तो कई तरह के होते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप। बड़ी जानी मानी कंपनियों में पैसा लगाते हैं, इनमें रिस्क तुलनात्मक रूप से कम होता है। मिड कैप और स्मॉल कैप फंड छोटी या मझोली कंपनियों में निवेश करते हैं, इनमें ग्रोथ की संभावना ज्यादा होती है पर रिस्क भी ज्यादा होता है। और फ्लेक्सी कैप? फ्लेक्सी कैप फंड के मैनेजर को छूट होती है कि वो बाजार के हिसाब से किसी भी साइज की कंपनी में पैसा लगा सकते हैं। ये भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। अगर रिस्क थोड़ा कम लेना है और अवधि 3-5 साल जैसी है, तो हाइब्रिड फंड देख सकते हैं। ये शेयर और बॉन्ड दोनों में पैसा लगाते हैं, तो रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है। अच्छा। और बिल्कुल कम रिस्क लेना है या अवधि बहुत कम है, तो डेट फंड या लिक्विड फंड होते हैं। ठीक है, तो पहले फंड का प्रकार चुना, फिर उस कैटेगरी में जो फंड्स हैं उनका पिछला प्रदर्शन यानी ट्रैक रिकॉर्ड देखें। लेकिन यहाँ एक सावधानी रखनी है। क्या? सिर्फ पिछले 1 साल या 6 महीने का रिटर्न देखकर फैसला मत लीजिए। कम से कम 3, 5 या 7 साल का प्रदर्शन देखें कि अलग अलग बाजार के माहौल में, जब बाजार तेज था, जब मंदा था, फंड ने कैसा काम किया है। कंसिस्टेंसी देखनी है। बिल्कुल। और ये भी याद रखें कि पिछला प्रदर्शन भविष्य की गारंटी नहीं है, वो बस एक इशारा देता है। सही है। और क्या देखना चाहिए? 2 और बहुत जरूरी चीजें हैं। एक है एक्सपेंस रेशियो। ये क्या होता है? ये वो सालाना फीस है जो फंड हाउस आपके पैसे को मैनेज करने के लिए लेता है। ये आपके निवेश की वैल्यू से ही कटती है। ये जितना कम हो उतना अच्छा, क्योंकि ये सीधा आपके रिटर्न को कम करता है। अच्छा, ये जरूर देखना चाहिए। हाँ, और दूसरा, कुछ फंड्स में एग्जिट लोड होता है। मतलब अगर आप एक तय समय से पहले, आमतौर पर 1 साल, पैसा निकालते हैं तो कुछ पेनल्टी लगती है। ये भी चेक कर लेना चाहिए। और फंड मैनेजर, उसका भी कुछ रोल होता है? उस फंड को देख रहा है, फंड मैनेजर बार बार बदल तो नहीं रहा, ये सब छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन लंबे समय में मायने रखती हैं। ठीक है, तो लक्ष्य, फंड का प्रकार, ट्रैक रिकॉर्ड, एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड और फंड मैनेजर, ये सब देखकर एक ठीक ठाक अंदाजा लग सकता है। जी, और अगर कंफ्यूजन हो तो किसी अच्छे वित्तीय सलाहकार की मदद लेने में कोई हर्ज नहीं है। सही बात है। चलिए बातें हैं टैक्स पर। कमाई होगी तो टैक्स भी लगेगा। एसआईपी से जो मुनाफा होता है उस पर टैक्स का क्या हिसाब है? हाँ, ये जानना भी जरूरी है ताकि बाद में कोई सरप्राइज ना मिले। बताइए। देखिए, अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं, मतलब वो फंड जो ज्यादातर पैसा शेयरों में लगाते हैं, तो नियम ये है, अगर आप खरीदने के 12 महीने यानी 1 साल के बाद अपनी यूनिट्स बेचते हैं, तो जो मुनाफा होगा उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। कितना? 1 साल में 1 लाख रुपए तक का LTCG टैक्स फ्री है। उसके ऊपर जितना भी मुनाफा होगा उस पर 10% टैक्स लगेगा। इसमें इंडेक्सेशन का फायदा नहीं मिलता। और अगर 1 साल से पहले बेच दिया तो उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा और उस पर 15% टैक्स लगेगा प्लस सेस वगैरह। ठीक है, ये हुआ इक्विटी का। डेट फंड का क्या? डेट फंड के नियम अब बदल गए हैं। पहले उनमें भी लंबी अवधि पर फायदा मिलता था, लेकिन अब डेट फंड से होने वाले मुनाफे पर आपकी इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से ही टैक्स लगता है, चाहे आप कितने भी समय बाद बेचें। ओहो, ये तो बड़ा बदलाव है। जी हाँ, इसलिए ये जरूरी है कि टैक्स के नियम बदलते रहते हैं, तो हमेशा ताज़ा जानकारी रखें या ज़रूरत हो तो किसी टैक्स एक्सपर्ट से सलाह लें। बिल्कुल, जानकारी अपडेट रखना जरूरी है। अच्छा, अब आखिर में बात करते हैं कुछ टिप्स की, या कह लें अच्छी आदतों की, जो एसआईपी का ज्यादा से ज्यादा फायदा लेने में मदद करें, और साथ ही वो आम गलतियां भी जिनसे बचना चाहिए। हाँ, ये प्रैक्टिकल बातें बहुत काम की होती हैं। तो सबसे अच्छी आदतें क्या हो सकती हैं एसआईपी निवेशक के लिए? पहली तो शायद वही जो आपने पहले कही। जल्दी शुरू करें। हाँ, इंतजार मत करें कि कब मोटी सैलरी होगी या बड़ा बोनस मिलेगा। 500 या 1000 रुपए महीना भी चलेगा, पर शुरू करें। समय सबसे कीमती है। बिल्कुल। दूसरी अच्छी आदत, शायद टॉपअप करना।
हर साल SIP की रकम थोड़ी बढ़ाते रहना। हाँ, ये जरूर करना चाहिए अगर मुमकिन हो तो, महंगाई को मात देने के लिए और लक्ष्य तक जल्दी पहुंचने के लिए। तीसरा, ऑटो डेबिट इस्तेमाल करना ताकि किस्त भूले नहीं, मिस ना हो, अनुशासन बना रहे। सही। और चौथा, जो शायद सबसे मुश्किल है, बाजार गिरने पर घबराए नहीं, SIP बंद ना करें। हाँ, ये बहुत लोग करते हैं, डर जाते हैं। जबकि होना उल्टा चाहिए। गिरावट तो आपके लिए सस्ता खरीदने का मौका है। SIP को चलने दें। सही। पांचवा, अपने निवेश की साल में कम से कम एक बार समीक्षा करें, देखें कि फंड ठीक चल रहा है या नहीं, आपके लक्ष्य के हिसाब से है या नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर गिरावट पर फंड बदल दें। नहीं, बिल्कुल नहीं। बार बार फंड बदलने से एग्जिट लोड लग सकता है, टैक्स लग सकता है। समीक्षा करें, जरूरत हो तभी बदलाव करें। और एक आखिरी बहुत जरूरी आदत, इमरजेंसी फंड अलग रखना। हाँ, कम से कम 6 महीने के जरूरी खर्चों के बराबर पैसा किसी सुरक्षित जगह जैसे बैंक, FD या लिक्विड फंड में अलग रखें, ताकि अगर कोई इमरजेंसी आ जाए, नौकरी चली जाए, मेडिकल जरूरत हो, तो आपको अपनी SIP तोड़नी ना पड़े। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपके लंबी अवधि के निवेश को सुरक्षित रखता है। तो ये तो हुई अच्छी आदत है। अब वो गलतियां जिनसे बचना चाहिए। सबसे बड़ी गलती शायद वही है जिसके बारे में हमने बात की। डर कर SIP बंद कर देना या पैसा निकाल लेना। हाँ, नुकसान देखकर घबराना और निवेश रोक देना। ये रुपया कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा खत्म कर देता है और नुकसान को पक्का कर देता है। और दूसरी गलती, सिर्फ पिछले 1 साल का रिटर्न देखकर फंड चुन लेना। शॉर्ट टर्मली कोई भी फंड अच्छा या बुरा दिख सकता है, लंबी तस्वीर देखना जरूरी है। तीसरी, ठीक तो है, पर लंबे समय में ये बड़ा फर्क डालता है। सही। तो कुल मिलाकर गलतियां अक्सर भावनाओं में बहकर होती हैं, डर या लालच। बिल्कुल। और SIP का जो सिस्टमैटिक तरीका है, वो इन्हीं भावनाओं को कंट्रोल करने में मदद करता है। पर आखिरकार अनुशासन तो निवेशक को ही रखना पड़ता है। तो इस पूरी बातचीत को अगर समेटें तो क्या कह सकते हैं? SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक अनुशासित, सुविधाजनक तरीका है म्यूचुअल फंड में नियमित निवेश करने का। जी। ये आपको बचत की आदत डलवाता है, रुपया कॉस्ट एवरेजिंग से बाजार के उतार चढ़ाव का जोखिम कुछ कम करता है, और सबसे बड़ी बात, कंपाउंडिंग की ताकत से लंबे समय में एक अच्छा फंड बनाने में मदद कर सकता है। बिल्कुल सही कहा। ये लंबी अवधि के लिए धन बनाने का एक आजमाया हुआ तरीका है, बशर्ते इसे सही तरीके से और अनुशासन के साथ किया जाए। और जाते जाते बस एक सोचने वाली बात छोड़कर जाना चाहूंगी। हमने उदाहरण में देखा कि 5,000 रुपए महीना भी 10 साल में कैसे बढ़ सकता है। तो क्यों ना आज ही सोचा जाए कि भविष्य के किसी लक्ष्य के लिए, चाहे वो कितना भी छोटा या बड़ा हो, कौन सा छोटा सा नियमित निवेश का कदम आज उठाया जा सकता है। शायद 1,000 रुपए महीना या 500 रुपए महीना ही सही। शुरुआत करना जरूरी है ना?